आपके साथ नेहा दुबे। महायुद्ध की आहट आनी शुरू हो गई है। 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन की पहली बरसी है। ऐसे में एक साल पूरे होने से पहले की तनाव ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि बाइडेन के अचानक यूक्रेन दौरे से ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। बताया ये भी जा रहा है कि यूक्रेन की मदद करता रहेगा अमेरिका। इस बात को जो बाइडेन ने साफ तौर पर बता दिया है। जो बाइडेन ने कहा है कि जो अमेरिका है वो यूक्रेन की मदद करता रहेगा। साथ ही साथ जो बाइडेन का पुतिन को मैसेज भी साफ तौर पर कहा जा सकता है और ये बताने और ये जताने की कोशिश कि कभी नहीं जीत पाओगे। यूक्रेन बाइडेन बयानों से युद्ध में फिर से तेज होने की आशंका जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि 24 तारीख को एक साल पूरा हो जाएगा इस युद्ध के चलते हुए और ऐसे में अचानक जब कीव के दौरे पर जो बाइडेन पहुंचे तो उसके बाद से ये बयानबाजी और तेज हो गई, ये आहट और तेज हो गई कि क्या महायुद्ध की तैयारी में हैं दोनों देश। ऐसे में आपको बता दें कि बाइडेन के बयानों से पुतिन भड़क गए हैं। रूस का यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन लगातार जारी है, ऐसा कहना है पुतिन का। साथ ही साथ यूक्रेन को मदद के गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही कहा कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन को ब्रिटेन के सैन्य और आर्थिक मदद से भी पुतिन काफी ज्यादा खफा दिखाई दे रहे हैं। पुतिन ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को चेतावनी भी दी है। बता दें आपको कि पुतिन ने ब्रिटेन के कई मंत्रियों और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। गुब्बारा कांड के बाद अमेरिका की चीन से जो टकराहट है वो अपने चरम पर है। अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन की गोलबंदी भी काफी ज्यादा देखी जा रही है। युद्ध की आंच अब धीमी होने के बजाय और ज्यादा भड़कती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यही है कि क्या ये महायुद्ध की आहट तो नहीं। और चले इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मंजू सेठ जी हैं, पूर्व राजनयिक है। बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी जी हमारे साथ है, स्ट्रेटेजिकल अफेयर एक्सपर्ट है, रक्षा विशेषज्ञ है, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं सोढी साहब। सोढी साहब, किस तरह से इसे देखते हैं और क्या ये कहा जा सकता है जो हालात फिलहाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या ये महायुद्ध की तैयारी है? जय हिंद नेहा जी। जय मेरा सौभाग्य कि मैं विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो यूक्रेन का दौरा किया है, ये ऐतिहासिक दौरा है और ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि थोड़े से समय में यूरोप में ठंड का मौसम खत्म हो जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी और जब ये गर्मियां आएंगी तो ये इस युद्ध में एक आक्रामक मोड़ लेके आएंगी क्योंकि जर्मनी अपने लेपर्ड टैंक्स देने वाला है। अमेरिका ने कहा है वो M1A1 एब्राहम टैंक्स देंगे। तो जैसे ये गर्मियां शुरू होंगी, यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव होगा रूस के ऊपर, वो आर्मर ड्रिवन होगा। ये बख्तरबंद गाड़ियों का एक अहम भूमिका निभाएंगे जिससे कि रूस को और एक बड़ा झटका लगेगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाके ये इंश्योर किया है कि ये युद्ध, जो कुछ लोगों को लग रहा था कि ये धीमी हो रहा है या इसमें वो तेजी नहीं रही है, अब इस युद्ध में और ज्यादा तेजी आएगी क्योंकि अमेरिका को इस युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा है। अमेरिका को जितना ये युद्ध लंबा चलता है नेहा जी, अमेरिका को दो सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहला, जितना ये लंबा युद्ध चलता है रूस उतना आर्थिक तरीके से कमजोर होता है और अमेरिकों का दशकों पुराना सपना दुनिया में एकमात्र सुपर पावर बनने का, वो उसको इस लंबे युद्ध में सफल होते हुए दिखता है। दूसरा, अमेरिका की हथियार बहुत ज्यादा बिकने लगे जब से ये युद्ध शुरू हुआ तकरीबन एक साल पहले। नाटो के हर देश ने अपने रक्षा बजट में इजाफा किया। जापान ने 1% से 2% अपने रक्षा बजट में इजाफा किया। दुनिया का हर देश, नाटो देश हो या नॉन नाटो देश हो, उन्होंने अपने रक्षा बजट में इजाफा किया है।
दुनिया की 10 सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों में से 6 अमेरिका में स्थित हैं और पिछले एक साल से ये 6 कंपनियों का मुनाफा और जो सेल्स हैं बहुत बढ़ चुकी हैं। तो ये युद्ध अब एक आक्रामक मोड़ पे आ चुका है और राष्ट्रपति जो बाइडेन का वहां जाना ये एक बहुत बड़ा संकेत देता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति जो बाइडेन का कीव में जाना ये एक बहुत बड़ा संदेश देता है। मंजू जी, क्या संदेश देता है और ये संदेश पुतिन के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये संदेश क्लियरली दे रहा है कि वेस्ट और यूएस सब खड़े हुए हैं यूक्रेन के साथ और ये लंबा, जैसे कर्नल साहब ने भी कहा, ये युद्ध लंबा चलेगा और अब ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे क्योंकि उनको और इक्विपमेंट मिल रहा है, टैंक्स मिलेंगे। तो ये एक नया इम्पेटस मिला है, कह लीजिए, इस युद्ध को बंद करने के बजाय। इन्होंने कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई थी, कुछ लोगों ने कहा नेगोशिएशंस करिए, लेकिन अंत में उन्होंने यही कहा कि वो सपोर्ट करते हैं कि और एम्यूनिशन और सपोर्ट दिया जाए यूक्रेन को ताकि वो इसमें उभरे एज अ विनर। लेकिन उम्मीद तो, क्योंकि अनइक्वल वॉर चल रही है और प्रॉक्सी वॉर कह लीजिए चल रही है, तो इसका क्या आगे चल के आउटकम होता है कहना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त लंबा चलने की पूरी उम्मीद है। और ये जो बाइडेन जो वहां पहुंचे, उन्होंने एक ये संदेश दिया कि हम लोग यहीं पे हम लोग यूक्रेन को और इनकरेज करेंगे और सपोर्ट देंगे और सब खड़े हैं आपके साथ। तो यूक्रेन को एक इनकरेजमेंट मिला है कि वो इसको बिल्कुल नेगोशिएशन की तरफ बिल्कुल नहीं इस वक्त रुख करेगा अपना। और पुतिन ने भी कह दिया है कि अगर ऐसा चलता रहा तो उन्होंने अपने उसको स्टार्ट वाले जो ट्रीटी है उससे भी कहा है कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। विड्रॉ नहीं किया है लेकिन पार्टिसिपेट अब नहीं करेंगे उसमें। और साथ में चीन के भी हम देख रहे हैं, चीन भी कल गए हैं वोंग ही, वहां से चीन टॉप डिप्लोमेट रूस गए हैं और वहां पे संदेशा दिया है और कहा जा रहा है कि शायद आगे चल के शायद चीन भी मीडिएट कर पाए वेस्ट और यूरोप और यूएस के बीच में और रशिया के बीच में और यूक्रेन की इस युद्ध का कोई समाधान शायद निकल पाए। बिल्कुल जी नेहा जी। सोडी जी, जो बाइडेन का कीव में जाना, सीधे सीधे संकेत देना पुतिन को, रूस को, और साफ तौर पे अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन की जो गोलबंदी है ये साफ तौर पे दिखाई देती है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, ये लगातार देखा जा रहा है कि अमेरिका किस तरह से समर्थन कर रहा है। यूक्रेन इतने दिनों तक लगातार लड़ता रहता, लगातार जवाब देता, इतना मादा नहीं था यूक्रेन में, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक युद्ध जारी है, लगातार युद्ध चल रहा है। बाइडेन का ये दौरा क्या आग में घी वाला काम कर रहा है? और ये आने वाले वक्त में इसका अंजाम किसे भुगतना पड़ सकता है? अगर नाटो देश खड़े हैं यूक्रेन के साथ, अमेरिका कह रहा है कि जो हम भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो ये तो पूरी बर्बादी अभी तक हो चुकी है। इसका खामियाजा तो दोनों को भुगतना पड़ा, लेकिन अमेरिका के हाथ क्या लगा और अमेरिका की क्या मंशा इसके पीछे आपको लगती है? सोडी जी, चलिए लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। मंजू जी, क्या मंशा लगती है अमेरिका की इसके पीछे? और ये बार बार कहना है कि देखिए यूक्रेन के साथ हम खड़े हैं, यूक्रेन के साथ हम ढाल बनकर खड़े हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम पूरा समर्थन देंगे, नाटो भी उनके साथ खड़ा हुआ है। ये क्या बताता है और क्या संदेश देने की कोशिश? और ये आखिर ये दौरा क्यों किया गया राष्ट्रपति के जरिए? बिल्कुल 1 साल की एनिवर्सरी होने वाली है इस युद्ध की, तो एक वो भी संदेशा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अपनी पूरी उनकी जो कोशिश है वो है रूस को बिल्कुल वीकन करना, उनकी इकोनॉमी को खत्म करना, उनको जितना एक डिफेंसिव पोजीशन में डालना ताकि नेगोशिएशन पे इनका अपर हैंड रहे जब भी आगे चल के नेगोशिएशन जब भी होंगे। और जैसे आपने कहा भी, यूक्रेन के पास तो इतना कोई वो भी नहीं था, इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी, इतना इक्विपमेंट कुछ नहीं था कि वो रूस जैसी बड़ी आर्मी और वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी का मुकाबला कर सके। बट फिर भी वो कर रहे हैं और अभी भी चलता जा रहा है। और इसके पीछे आई थिंक थोड़ा स्ट्रैटेजी और उसका भी थोड़ा रूस की तरफ से शायद लगता है कम रहा होगा, इसलिए वो अपना
इतना जो कह रहे थे कि 2 हफ्ते 3 हफ्तों में लड़ाई खत्म हो जाएगी, वो हुई नहीं, और उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो भी नहीं मीट हो पाया। और यूएस का ऑब्जेक्टिव और या गोल जो था इस पूरे युद्ध के पीछे, मुझे लग रहा है वो उस तरफ जब तक वो अचीव नहीं करेंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी। और प्रेसिडेंट बाइडेन की जो वहाँ पे जो विजिट है यूक्रेन में, और उनके जो साथ में उन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ जो बयान दिया है, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये दोनों खड़े हैं साथ में, वेस्ट और ये, विदाउट फाइटिंग देयर, विदाउट एक्चुअली फाइटिंग और बीइंग इन्वॉल्व, पर उनको फुल एनकरेजमेंट दे रहे हैं और इक्विपमेंट दे रहे हैं, टैंक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ताकि वो अपनी लड़ाई जारी रखें। क्योंकि यूक्रेन के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है कि वो गिव इन ना करे, इस लड़ाई को वो जीतना चाहेंगे, चाहे नेगोशिएशंस के जब भी हो, किस वक्त हो, कह नहीं सकते। जीतना तो चाहेंगे। सोनी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी सोनी जी, आपकी आवाज हमें तो नहीं मिल पा रही। जी, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, आपकी आवाज मिल रही है। सोनी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी मंजू जी कर रहे थे। देखिए, यूक्रेन जीतना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यही वजह है कि लड़ाई अभी तक जारी है। वो जीतना चाहता है, लेकिन क्या उसके आर्थिक हालात ये गवाह देते हैं कि वो जीत जाएगा रूस से? रूस की ताकत और यूक्रेन में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में अगर नाटो देश भी साथ आते हैं, अमेरिका भी साथ आ जाता है और ये कहता है जी हम तो आपके पीछे ढाल बन के खड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करें और इक्विपमेंट्स की बात करें, सैनिकों की बात करें, फोर्सेस की बात करें, उसके आधार पर क्या लगता है कि इसके आगे जो युद्ध है उसका क्या भविष्य होगा? नेहा जी, जब ये पिछले साल 24 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ तो राष्ट्रपति पुतिन को लगा कि वो 7 से 10 दिन के अंदर ये युद्ध जीत लेंगे आराम से। लेकिन उन्होंने 3 सबसे भारी गलतियां की। सबसे पहला, उन्होंने सर्दियों के मौसम में ये युद्ध की शुरुआत की, जिसकी वजह से उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खुले मैदान का इस्तेमाल नहीं कर पाई और यूक्रेन की सेना ने उन्हें चुन चुन के बर्बाद किया। दूसरा, रूस ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। और तीसरा, रूस ने वहां पे हमले किए जहां पे जो सिविलियन आबादी थी उसका झुकाव यूक्रेन की तरफ था। अगर रूस ने अपनी लड़ाई शुरू से ही डोनबास के इलाके तक सीमित रखी होती, ये युद्ध निश्चित से 7 से 10 दिन के अंदर खत्म हो जाता। अब 3 दिन युद्ध शुरू होने के बाद 27 फरवरी को राष्ट्रपति पुतिन ने अपने परमाणु हथियारों को तैनात करने के लिए ऑर्डर्स दिए और जो उनकी परमाणु पनडुब्बियां थी उनको बैरेंट सी से आदेश दे दिया अटलांटिक महासागर जाने के लिए। जैसे ये खबर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पास पहुंची, वो डर गए क्योंकि तब तक रूस की सेना ने कीव का घेराव कर लिया था। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इच्छा दिखाई रूस से बात करने की और ये युद्ध खत्म करने की। जैसे ये बात यूरोपियन यूनियन को पता चली, उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई और 2 घंटे के अंदर 450 मिलियन यूरो ट्रांसफर कर दिए यूक्रेन को और अमेरिका ने भी मदद की। और यही एक कारण था जिसने इस युद्ध का रुख बदल दिया। दूसरा नेहा जी, कारण ये है, हालांकि यूक्रेन की सेना रूसी सेना से नफरी में कम थी, वो कम ट्रेन थी, कम टेक्नोलॉजी एडवांस थी, लेकिन यूक्रेन को पता था कि अगर वो ये युद्ध नहीं लड़ेगा, जो उसने गलती 9 साल पहले की थी 2014 में जब रूस ने क्रिमिया पे कब्जा किया और यूक्रेन ने कुछ वापसी ज्यादा जवाबी हमला नहीं दिया, उसका खामियाजा उसे 8 साल बाद भुगतना पड़ा जब 2022 में रूस ने फिर से यूक्रेन में हमला किया। इस बार अगर यूक्रेन नहीं लड़ता तो यह निश्चित था कुछ साल बाद रूस फिर से यूक्रेन के ऊपर हमला करता। तो अब ये जो सारा जंग है ये यूक्रेन के एग्जिस्टेंस के लिए जंग है और यूक्रेन की सेना चाहे इतनी ताकतवर हो ना हो, वो आखिरी गोली आखिरी सैनिक तक लड़ेगी। और हमने देखा पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन को इस युद्ध में बढ़त हासिल हो गई है। और जब ये एडवांस टैंक्स और ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स लेपर्ड्स आएंगे यूक्रेन के पास, यूक्रेन की सैनिक शक्ति में और इजाफा होगा और जो भी थोड़ी सी सक्सेस रूस को मिली है वो आस्ता आस्ता उसके हाथ से निकलती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, अगर यूक्रेन के साथ नाटो देश खड़े हैं या अमेरिका खड़ा है, तो रूस के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं? उसके साथ हमने देखा एक्चुअली बात करेगा कि नहीं
मंजू जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सोडी साहब का रुख कर लेते हैं। सोडी, जवाब दे दीजिए आप। नेहा जी, आज की तारीख में सिर्फ 4 देश हैं जो रूस के साथ खड़े हैं, वो है ईरान, चीन, उत्तर कोरिया और बेलारूस। इन 4 देशों के अलावा कोई देश रूस को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रूस आइसोलेट हो चुका है और जैसे ये युद्ध लंबा चलेगा रूस की आर्थिक हालत कम होती जा रही है। नेहा जी, 1980 के दशक में जब रूस ने अफगानिस्तान में हमला किया और ये युद्ध 9 साल चला, उसके बाद जब ये वहां अफगानिस्तान में यूएसएसआर सोवियत संघ था, जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में हार गया तो कुछ साल के बाद 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया। अगर ये युद्ध लंबा चला तो रूस का भी छोटे देशों में टूटना मुमकिन है, क्योंकि रूस के अंदर अब प्रदर्शन इस युद्ध के खिलाफ होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि रूस को इन 4 देशों के अलावा कोई समर्थन नहीं कर रहा है। रूस पे जो प्रतिबंध लगे अब उसके आम नागरिकों पर भी प्रभाव करने लग गए हैं। पिछले साल मार्च में जब इस युद्ध को 1 महीना हुआ था तो रूस के अंदर एक पोल हुआ जिसके अंदर 27% रूसी नागरिक इस युद्ध के खिलाफ थे। पिछले साल नवंबर में जब वही पोल हुआ रूस में दोबारा, तो 53% रूसी नागरिक इस युद्ध के खिलाफ थे। तो आस्ता आस्ता रूसी नागरिकों का इस युद्ध के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब सीधा प्रभाव उनके ऊपर आने लग चुका है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्योंकि अब प्रभाव तो पड़ रहा है और ऐसे में रूस भी जाहिर तौर पे डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में इसके और किस तरह के प्रभाव होंगे? मंजू जी, ये बताइए कि क्योंकि भारत का तो रुख अभी तक न्यूट्रल ही रहा है, दोनों ही देशों से वो अपील करता रहा है कि वो शांति बहाल करे, शांति की अपील की है दोनों ही देशों के साथ। अब ऐसे में क्या लगता है कि भारत को भी आगे कहीं ना कहीं कदम उठाने चाहिए? अगर हाँ तो क्या लगता है किसकी तरफ रुख हो सकता है, या फिर न्यूट्रल ही रहते हुए आगे बढ़ना होगा? आई थिंक न्यूट्रल ही रह के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस वक्त ये कहा जा सकता है ये ग्रेट पावर कॉन्टेस्टेशन चल रहा है और इंडिया अगर बीच में कोई भी साइड लेता है हाँ। तो हमारे इंटरेस्ट में हमें हानि होगी। तो आई थिंक मुझे ये ऐसा लगता है कि ऐसा ही करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी और बैलेंसिंग एक्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा और साथ ही में सबके साथ अच्छे रिश्ते की कोशिश भी करनी पड़ेगी। जी सोडी साहब, क्योंकि ये भी हमने देखा है कि रूस लगातार न्यूक्लियर बम की धमकी भी देता रहता है। लगता है कि अब जब अमेरिका खुले तौर पर ये कह चुका है कि देखिए हम तो साथ में हैं, पहले तो आराम से धीरे से मदद की जा रही थी, अपने सैनिकों को भी भेजा जा रहा था, आर्म्स भी भेजे जा रहे थे, तमाम तरह की मददें की जा रही थी, लेकिन अब जब खुले तौर पर राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं कि हालात देख रहे हैं, इस बात को सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अमेरिका साथ खड़ा हुआ है, अब ऐसे में लगता है रूस क्या न्यूक्लियर बम की धमकी दे सकता है या फिर इसका इस्तेमाल करेगा? क्योंकि अब रूस की भी तो हालात खराब ही हो रहे हैं। अगर 1 साल तक ये युद्ध चल रहा है तो आर्थिक तौर पे तो रूस को नुकसान हो रहा है, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे। नेहा जी, रूस 2 कारण से कभी भी परमाणु हथियार का इस युद्ध में इस्तेमाल नहीं करेगा। सबसे पहला, ये 1945 का समय नहीं है जब सिर्फ अमेरिका के पास परमाणु हथियार थे। आज की तारीख में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिसमें से 3 नाटो देश हैं। नाटो के मुखिया स्टोल्टनबर्ग ने रूस को सीधा चेतावनी दी है कि यदि रूस ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो नाटो देश भी रूस के ऊपर जवाबी परमाणु हथियार का हमला करेंगे। दूसरा कारण यह है कि अगर रूस यूक्रेन के ऊपर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो ये निश्चित है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स रूस के अंदर भी आएंगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों का कॉमन बॉर्डर है। ये 1945 नहीं है जब अमेरिका ने जापान पे एक परमाणु हथियार डाला था और दोनों में बहुत ज्यादा फैसला था। अगर रूस ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना होता उसने कब का कर दिया होता, लेकिन अब वो कभी भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा इस युद्ध में। ये सिर्फ नाटो को डरा रहा और धमका रहा है बस। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि चीन का रुख इस पे क्या रह सकता है? क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि गुब्बारा कांड के बाद अमेरिका की चीन से टकराहट भी साफ तौर पर दिखाई दी थी, गुब्बारे उड़ा दिए गए थे और उससे ये कहा जा रहा था, अमेरिका ये दावा कर रहा था कि देखिए इससे तो निगरानी करने की कोशिश चीन कर रहा है। अब उसके बाद चीन का इस पूरे मसले पर क्या कुछ रुख रहेगा? रूस के साथ ही झुकाव रहेगा आगे भी या फिर कुछ यहाँ पे बदलाव हो सकता है रणनीति में?
नेहा जी, जब हम बच्चे थे तो एक हम कहानी पढ़ा करते थे कि दो बिल्लियों के बीच में एक रोटी के ऊपर लड़ाई हो रही थी, तो एक बंदर ने आया और आस्ता आस्ता पूरी रोटी वो खा गया। चीन का भी ये हाल है इस युद्ध में, ये देख रहा है कि जो ये युद्ध हो रहा है उसमें रूस के ऊपर क्या क्या प्रतिबंध लगाए जाए और रूस इन प्रतिबंधों को कैसे नेगोशिएट कर रहा है। क्योंकि चीन के लिए ये युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 से पहले चीन ने ताइवान के ऊपर हमला करना है और ये सारे युद्ध की जानकारी चीन ले रहा है अपने आप को मजबूत करने के लिए। 1999 में जब रूस ने ये देखा कि नाटो अपने आप को एक्सपेंड करी जा रहा है, जो पहले आश्वासन दिए थे सारे झूठे थे और नाटो आस्ता आस्ता अपनी मेंबरशिप बढ़ाई जा रहा है, तो तब 1999 में रूस के विदेश मंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने एक प्रिमाकोव डॉक्ट्रिन का गठन किया था, जिसके तहत यह कहा गया था कि नाटो को रोकने के लिए रूस को जरूरी है कि वो चीन और भारत के साथ अच्छी दोस्ती करे। तो ये जो रूस और चीन की दोस्ती है ये उस डॉक्ट्रिन के तहत है। और हमने देखा इस युद्ध शुरू होने के कुछ दिन पहले भी जो वहां पे चाइना में विंटर ओलंपिक्स हुई, तो वहां पे राष्ट्रपति पुतिन गए और उन्होंने कहा कि चीन और रूस की जो दोस्ती है वो अटूट है। तो चीन और रूस की दोस्ती चलती रहेगी क्योंकि दोनों को इस वक्त एक दूसरे का सहारा है, क्योंकि दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अकेले पड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका सोडी साहब। मंजू जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि महायुद्ध की आहट यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि भारत लगातार ये अपील कर रहा है कि शांति बहाल होनी चाहिए, शांति के पथ पर ही आगे बढ़ना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध की तरफ हमें नहीं आगे बढ़ना चाहिए, उससे पीछे यानी कि बैक स्टेप लेना चाहिए और शांति बहाल करनी चाहिए। पूरे मुल्क में शांति होनी चाहिए, पूरे देश में शांति होनी चाहिए, पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।